are solving the questions from the lesson Real Numbers, exercise 1.2, the question of 5, 6 and 7. Okay, so the fifth question is, check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. So एक 6 raised to n कोई नंबर है, पूछा है कि कैन इट एंड विथ डिजिट 0, मतलब उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, फॉर द कंडीशन कि मतलब जो n है इट इज एनी नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब वो 0 या फिर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है. ओके, सो द सोल्यूशन विल बी लाइक दैट कि पहले हम लोग 6 के फैक्टर्स चेक करेंगे और फिर अगर डिजिट 0 आ रहा है लास्ट में तो कोई भी 0 प्लेस का डिजिट है तो मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो हम लोग वैसे चेक करेंगे कि फैक्टर्स मैच हो रहे कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 6. तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 3s are 6 and 3 1s is 3. So as 6 equals to 2 multiplied by 3, so 6 raised to n क्या होगा, तो therefore 6 raised to n भी उसके फैक्टर्स का पावर n होगा. ओके, तो 2 multiplied by 3 raised to n, इसको हम लोग स्टार मार्क देते हैं. अभी क्या करना है कि मतलब 6 raised to n डिजिट 0 से एंड हो रहा है क्या, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है क्या, वो आने के लिए क्या होना चाहिए कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10. मतलब कोई भी अगर आप नंबर ले लो विथ यूनिट्स प्लेस एट 0 लाइक 70, तो 70 इज डिविजिबल बाय 10. या फिर 200 ले लो तो लास्ट प्लेस में 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 10. तो कोई भी नंबर विथ 0 एट द यूनिट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. तो यहाँ पे भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे. If 6 raised to n is to end with the digit 0 for any natural number n, it should be डिविजिबल बाय 10. तो वो नंबर यूनिट्स प्लेस पे उसकी 0 आने के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10. और एज द फैक्टर्स ऑफ 10 आर, 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 multiplied by 5. तो वो जो 6 raised to n जो भी नंबर है वो दोनों नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होने चाहिए. अगर 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए. तो it should be divisible by 2 and 5. तो इसका मतलब क्या, वो जो 6 raised to n है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आने चाहिए तभी तो वो उससे डिविजिबल होगा. दिस मीन्स दैट the prime factorization of 6 raised to n should contain the numbers 2 and 5, but by star 6 raised to n के फैक्टर्स 2 और 3 है, मतलब 2 इज देयर बट 5 इज नॉट देयर, तो वो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा ही नहीं. तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर विथ 6 raised to n कैन नॉट एंड विथ 0 एट द यूनिट प्लेस, बट बाय स्टार 5 is not present. Therefore, the 6 raised to n cannot end with
digit 0 for any natural number n. Okay, I will revise this sum again because this is important one. Check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. तो मतलब हम लोग को पूछा क्या है कि एक नंबर है 6 raised to n और n क्या है, n is any natural number. So any natural मतलब 6 raised to 1 हो सकता है, 6 raised to 2, 6 raised to 3, 6 raised to 20, कुछ भी. ओके, तो वो जो नंबर है कैन इट एंड विथ 0, मतलब उसके यूनिट्स प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, दिस इज योर क्वेश्चन. तो पहले हम लोग 6 के फैक्टर्स फाइंड किए. 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 6 रेज टू n के भी फैक्टर्स वही होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द होल रेज टू n. फिर अगर कोई भी नंबर है उसको 0 से एंड होना है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो अगर वो कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 10 आता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5. तो if 6 raised to n is to end with the digit 0 for any natural number n, it should be divisible by 10. तो as 10 equals to 2 multiplied by 5, तो therefore it should be divisible by 2 and 5. तो अगर वो उससे 0 से एंड होने वाला है, it should be divisible by 2 and 5. लेकिन इसका मतलब क्या कि उसके प्राइम फैक्टर्स में यानी 6 रेज टू n के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये तो होना ही चाहिए, बट दिस मीन्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n शुड कंटेन द नंबर्स 2 and 5. लेकिन जो हम लोग ने प्राइम फैक्टर्स निकाला 6 का, वो क्या था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. यहाँ पे तो 5 प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब 6 रेज टू n कैन एंड विद 0 एट द यूनिट्स प्लेस. तो मतलब therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0 for any natural number n. The sixth question is explain why this number and this number are composite numbers. तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर. बट व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अदर नंबर्स जो खुद के और 1 के अलावा और भी नंबर के टेबल्स में आते हैं. मतलब फॉर आई टेक 7 एज एग्जाम्पल. तो 7 क्या है, 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा, सो इट इज सेड टू बी प्राइम नंबर. और इफ आई टेक 8, तो 8 किसके इसी टेबल में आता है, 1, 2, 4 and 8. तो मतलब 1 और 8 के अलावा इट कम्स इन 2 more टेबल्स, 2 and 4. तो इट इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर. मतलब सिंपली कंपोजिट नंबर क्या है, the numbers which are not prime numbers are said to be composite numbers. Okay, तो हम लोग को प्रूफ, I will prove this one कि मतलब it is composite number. तो पहले हम लोग composite number क्या है वो लिखते हैं. By definition, a composite number is an integer that has a factor other than 1 and itself. ओके, तो खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के उसके और भी फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन है. सो वी विल राइट दैट क्वेश्चन बिलो. 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13. ये एक नंबर दिया है, तो इसमें 13 इज कॉमन. यहाँ पे 2 टर्म्स है. ओके, सो प्लस मतलब क्या, दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म. सो 2 टर्म्स है, उसमें 13 इज कॉमन, तो वी विल टेक दैट कॉमन टर्म. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 13 inside the bracket 7 multiplied by 11 plus 1. तो इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 13 multiplied by what, 7, 11 is 77, 77 plus 1 is 78. It is 77 plus 1, so it is 13 multiplied by 78. अभी 78 को फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो फैक्टराइजेशन ऑफ 78 gives you 2s. So 2 3s is 6, carry 1,
2 9s is 18. तो अभी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. So 3 1s are 3, 3 3s are 9. अभी 13 1s are because 13 is prime number. So 78 की जगह पे what we can write 2 multiplied by 3 multiplied by 13. So यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13. So 13 13 दो बार है तो you can write it as 2 multiplied by 3 multiplied by 13 का स्क्वायर. सो ये जो गिवन नंबर है इसके कौन से फैक्टर्स हो गए 2 हो गया 3 हो गया 13 का स्क्वायर हो गया मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 दो बार. इसके फैक्टर्स जो भी 1 और ये खुद नंबर नहीं है उससे भी ज्यादा फैक्टर्स है तो इट इज क्लियरली अ कंप्लीट. देयरफॉर यू कैन कंक्लूड सिंस इट हैज मोर देन 2 prime factors, it is a composite number. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5. ओके तो ये कितना भी नंबर बड़ा दिखने दो. पहले क्या है देर आर 2 टर्म्स हियर. एक ये टर्म है प्लस और ये दूसरा टर्म है. ओके तो दोनों में कॉमन इज 5. तो सेम लाइक दिस सम यू विल टेक 5 कॉमन हियर. 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके +1. तो सेम प्रोसेस है. ओके एग्जैक्टली द सेम थिंग. फिर वहां पे कुछ नंबर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो लेकिन 5 इट इज अनदर फैक्टर तो इट इज क्लियरली अ कंपोजिट नंबर. द 7th क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है. ओके एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक ऐसे सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. तो ये फील्ड की एक राउंड ड्राइव करने के लिए सोनिया टेक्स 18 minutes while Ravi takes 12 minutes. Ravi को 12 minutes और सोनिया को 18 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. उन लोग ने दोनों जन ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे दोनों जन ने स्टार्ट किया. ठीक है ड्राइव करना एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. और दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे बट कोई ज्यादा स्पीड से जाएगा. तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद दोनों साथ में मीट करेंगे. ओके दिस इज योर क्वेश्चन. तो पहले यू विल राइट द गिवन टाइम सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड equals to 18 minutes. फिर टाइम रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड is 12 minutes. ओके अभी पूछा है after how many minutes will they meet at the starting point. So the required number of minutes after which they will meet will be the LCM of these two values. Okay. Therefore the required number of minutes to meet is the LCM of 18 and 12. इसके बाद you will calculate 18 and 12 का LCM और LCM का जो भी वैल्यू आएगा it will be the number of minutes after which they will meet. Okay. So यहाँ पे you will solve the LCM. So therefore Sonia and Ravi will meet after so and so minutes.
at the starting point. Okay. So with this we finish with the second exercise. In the next lecture I will start with the third exercise of this lesson. Till then practice all the sums again. Bye. Have a nice day.